गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसमें कुछ हम लिखेंगे नोट, तो उसमें लिख लें। नंबर 1, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से बाहर की ओर होती है। अगला नंबर, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। तीसरा नंबर लिखें, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। चौथा नंबर लिखें, वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है तथा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अब इन सभी 4 नंबर को हम समझेंगे पहले। तो देखिए, पहला नंबर, धन आवेश। अगर ये कहीं पर धन आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके चारों तरफ, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र पर इसकी दिशा आवेश से बाहर की ओर होती है। यानी अगर इस बिंदु पर पूछे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी आवेश से बाहर की ओर इस दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में होगा ये वैद्युत क्षेत्र। यानी धन आवेश है तो धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगा। अगर बिंदु यहाँ पर है तो इससे बाहर की ओर, यानी इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये ऋण आवेश होता है, अगर यहाँ पर ऋण आवेश होता तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर ना होकर के अंदर की ओर होती है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए कि इस बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस दिशा में हो जाएगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर होगी, इस दिशा में होगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस बिंदु पर इधर की ओर होगी। यानी धन आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी। ऋण आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। ठीक। तीसरा नंबर हमने लिखा है कि कई बिंदु आवेश अगर स्थित हों, एक बिंदु आवेश ये है, मान लीजिए Q1, एक बिंदु आवेश ये है Q2, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है Q3, Q4, मान लीजिए माइनस में है। अब किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी इस बिंदु में, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस है, इसके कारण इधर की ओर E1, ये प्लस है, इसके कारण इधर की ओर हो गया E2, ये माइनस है, इसके कारण इधर हो गया E3,
इसके कारण इधर की ओर E4 ऐसे। तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर वो E1 सदिश योग E2 वेक्टर E3 वेक्टर E4 डैश डैश। यानी क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इन सभी के क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा। चौथा नंबर हमने आपको लिखा है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश या ऋण आवेश रखा जाए तो उस पर बल किधर की ओर लगेगा। तो देखिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र पहले से है इस दिशा में, ये पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र स्थित है E। अब जब हमने यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश रख दें Q, अगर ये आवेश धन है प्लस है तो इस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसकी दिशा, इस पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और अगर यहीं पर ऋण आवेश होता माइनस Q आवेश, तो इस पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है लेकिन इस पर लगने वाले बल की दिशा उसके क्या होगी, विपरीत होगी। लेकिन अगर धन आवेश है, धन आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। सरकार इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसका अर्थ यह हुआ कि इधर क्या होगा प्लस, या इधर कह सकते हैं माइनस। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी बल की दिशा इधर हो जाएगी। ये माइनस है, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इसके बल की दिशा इधर हो जाएगी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अगली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर इसके नाम से देखें, वैद्युत, वैद्युत मतलब आवेश, द्वि, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब किनारा। यानी इसकी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हुआ कि अगर कोई दो आवेश, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ऐसे किनारों पर स्थित हो तो हम उसको वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। दोनों बिंदु आवेश जो है वो समान परिमाण के होंगे, यानी जितना आवेश इस सिरे पर है उतना ही आवेश इस सिरे पर हो। दोनों विपरीत हो, यानी एक प्लस में हो तो दूसरा माइनस हो, ठीक। इसीलिए दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही अल्प होनी चाहिए, बहुत छोटी दूरी होनी चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन इसमें हैं तो इस पूरे सिस्टम को, यानी इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी इसकी परिभाषा हम क्या देते हैं, समान परिमाण। परिमाण यानी क्या हो, समान, आवेश का परिमाण क्या हो, समान। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति की दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको लिख लेंगे, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को
वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे लिख ले HCl। अब देखिए HCl में आप जानते हैं H और Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। तो इस पूरे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको आप बना ले इससे। इनके बीच की अल्प दूरी को हम दिखाते हैं 2L से। तो ये हमारा पूरा निकाय कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। इसके आवेश जो है सूक्ष्म है और इनकी जो लंबाई है वो भी क्या है, अल्प है। तो इसलिए ये पूरा निकाय हमारा कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अगली है कि इसमें आती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसको हम लिख लेंगे पहले, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो आप इसको पहले लिखें। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण नहीं, फिर से लिखें। नहीं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का सामर्थ्य एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। फिर सुन ले। किसी वैद्युत द्विध्रुव का सामर्थ्य एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखे। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q व +q कूलाम है तथा उनके बीच की
अल्प दूरी 2l स्मॉल l 2l है तो देखिए हमें मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q व +q है और इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश का परिमाण यानी q तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो p इक्वल टू इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2ql। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब यहां पर देखें इसका मात्रक q का मात्रक कूलाम आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। l क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। विमीय सूत्र की बात तो कूलाम आवेश इसका विमीय सूत्र 80, मीटर यानी लंबाई का विमीय सूत्र l यानी इसका विमीय सूत्र हो गया LTA। अब इसकी ये सदिश राशि है, इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लिखते रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसको आप नोट कर ले। अगली हेडिंग अब आ गई वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी of electric field into a electric dipole। तो अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी वो एक बिंदु आवेश के कारण, कोई एक बिंदु आवेश क्यों था, उसके कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे थे। लेकिन अब हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में चूंकि
दो आवेश होते हैं तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दोनों के कारण जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो किसी भी बिंदु पर फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इसकी हमें गणना करनी है। तो देखिए तो मान लेते कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q व +q है। द्विध्रुव की जो लंबाई है 2l है। अब इस द्विध्रुव के कारण हमको किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए इसमें तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति यह बनती है कि जो हमारा बिंदु हो वो इस द्विध्रुव के अक्ष पर हो, कहीं इधर इस ओर या इधर की ओर, हम किसी एक तरफ ले सकते हैं। यानी इस द्विध्रुव के कारण इधर के अक्ष पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दूसरे इसके निरक्ष पर यानी इधर की ओर ऐसे इसके लंबवत दिशा में इधर या इसके नीचे, यानी एक तो इस अक्ष पे, क्षैतिज अक्ष पे, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पे। तीसरा यह हो सकता है कि वो हमारा बिंदु जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं वो कहीं पर भी, वो इधर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हम ले सकते हैं। तो इसकी तीन स्थितियां बनती है। तो हम पहली स्थिति की बात करेंगे। तो हम पहली स्थिति को हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। तो इसमें नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे पहला। on imposition तो देखें अच्छी स्थिति पर हम पहले बात करेंगे। हमें मान लेते हैं कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -q व +q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, द्विध्रुव का एक कोई मध्य बिंदु है O से अच्छी स्थिति में, यानी इसी के अक्ष में r दूरी पर, यहां से इसकी दूरी r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे। माना, लिखें, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के आवेश -q व +q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माध्यम, यानी इसमें जो भी माध्यम हो, यहां जिस माध्यम, इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब देखिए इसमें हमको मालूम क्या है, ये द्विध्रुव की यहां से यहां तक पूरी लंबाई कितनी है, 2l है। ठीक, अब यहां पर देखें जो कि ये पूरी लंबाई 2l है, इतनी लंबाई क्या हो गई l, और ये भी लंबाई क्या हो जाएगी l, यानी यहां से O से A तक ये लंबाई हमारी हो गई l, स्मॉल l। हम यहां लिखेंगे जो कि OA
और ये ओ बी, ये भी एल होगी, दोनों लंबाई बराबर होगी, और ओ बी इक्वल टू हमारा क्या है, एल है। ठीक, और हमको क्या मालूम है, ओ से पी तक की दूरी मालूम है, ओ पी इक्वल टू कितना है, आर। अब हमारे पास दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। इन दोनों आवेशों के कारण हमको यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले से थोड़ा ध्यान करें तो 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ती है, आवेश की जरूरत पड़ती है, और आवेश से बिंदु की दूरी, यानी जिस आवेश से हम निकालना चाहते हैं उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। तो एक हमारा आवेश माइनस क्यू है और एक आवेश है प्लस क्यू, यानी हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए और यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, यानी हमको ए से पी तक की दूरी चाहिए और फिर बी से पी तक की दूरी चाहिए। तो इस दूरी को हम निकालेंगे। हमको मालूम है ओ से ए तक की दूरी एल है, फिर यहां से यहां तक की दूरी आर है, इसका मतलब ए से पी तक की दूरी हो जाएगी। तो ए पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर प्लस एल। और अगर हम यहां से यहां तक की दूरी की निकालें, ठीक है, तो ये पूरी दूरी आर है, आर में से ये दूरी यल है, इसको घटा देते यहां से यहां तक की दूरी हमारी बचेगी आर माइनस एल, यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये हमारी दूरी हो जाएगी बी पी इक्वल टू आर माइनस एल, यानी ये दूरी हमारी होगी आर माइनस यल, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी आर प्लस यल। ये दूरी यल है यहां से यहां तक, तो ये यल और ये आर जुड़ के आर प्लस यल हो जाएगा, और ये दूरी हमारी होगी आर माइनस एल। तो अब यहां पर देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको आवेश चाहिए और दूरी। अब हमको आवेश तो पहले से दिए हैं, दूरी हमने दोनों निकाल लिया, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हम माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू E1, हम इसको लिख दे रहे हैं, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के आवेश हो गया हमारा Q, और यहां से दूरी माइनस क्यू आवेश से कह रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी को हमने लिख रखा है यहां से R, यानी इसको हम एपी भी कह सकते हैं, एपी का स्क्वायर। एपी इक्वल टू हमारा है 1/4πε0 के क्यू, एपी इक्वल टू हमारा कितना है आर प्लस यल। इसको एक समीकरण मान के हम छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे ऋण आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के। अब यहां से हम इसकी दूरी निकालेंगे, तो आवेश Q इंटू दूरी कितना है BP स्क्वायर। अब BP इक्वल टू हमारा R माइनस यल, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर ये ऋण आवेश था, इसके साथ जो हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को लिखा है E1, तो ऋण आवेश का हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो किधर होती है, आवेश की ओर, यानी ये हमारा हो गया E1 इस दिशा में होगा।
ये प्लस आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता होगी प्लस आवेश की तीव्रता आवेश से बाहर की ओर, यानी इसके कारण प्लस आवेश के कारण की तीव्रता को हमने E2 से दिखाया है। यहाँ चित्र में हम E2 को इधर की ओर दिखाएंगे, E2। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, तो अगर ये सदिश राशि है और विपरीत दिशा में है तो इनका परिणामी जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो घट जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर अब यहां से हम घटाएंगे किसमें से, जो ज्यादा होगा। तो देखिए जो ज्यादा होगा उसमें से हम घटाएंगे, ज्यादा कौन होगा, यहां पर ये कांस्टेंट दोनों में इक्वल है, क्यू भी दोनों में इक्वल है, ये दूरी क्या है, बटे में है, तो इसका मतलब जिसकी दूरी कम होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर r माइनस एल है, यानी इसका मान ज्यादा होगा। यहाँ पर r प्लस एल है, यानी इसका हर बड़ा है, इसलिए इसकी वैल्यू कम होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी E2 का मान ज्यादा होगा और E1 का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E2 में से E1 घटेगा, यानी E2 माइनस E1। अब मान रख दें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये कॉमन हो जाएगा, इसको हम यहां कॉमन ले लें, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q कॉमन हो गया, बचा क्या हमारा, ये बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको इधर कर लेंगे, अब इसमें से होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर, तो इसको ब्रैकेट ओपन करें, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसका इधर जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहां से देखें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2RL यहां जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर हो गया 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अभी और सॉल्व करना है, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लें। अब इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, देखें, तो E बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि R जो होता है, ये चूंकि L लेस देन R,
यल का जो मान होता है द्विध्रुव की ये जो लंबाई होती है आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, ठीक। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे, यानी एल चूंकि छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए एल स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी हम इसको नगण्य मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो हमारा बनेगा क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, 4 को लिखते हैं 2 × 2 क्यू आर एल बटे ये एल को हमने एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, तो यहाँ का होगा आर स्क्वायर स्क्वायर तो हो जाएगा आर पावर 4, एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर क्यूब, ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 × 2 क्यू एल बटे आर क्यूब। और अभी हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ाया था, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर आपने पढ़ा था 2QL, तो हम यहाँ पर P लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो P बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटे आर क्यूब। ये हमारा हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आज तक हम यहीं तक क्लास करें, आगे इसके आगे कल।